Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में, एंजाइम एक्टिविटी के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हमने ये देखा कि सेल किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। यही एलिमेंट्स क्या करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। ये बायोमोलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। टेबल याद कर लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर हमने मैक्रोमोलिक्यूल फैट एंड लिपिड के बारे में पढ़ा। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं क्या, एंजाइम्स। बच्चों, जब मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में भी बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जो स्ट्रक्चरली कैसे हैं, प्रोटीन्स ही हैं। याद आ रहा है ना। और आप केमिस्ट्री में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, तो वहां पे आप कैटलिस्ट पढ़ते हैं ना, जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। वो क्या है, कैटलिस्ट है। कुछ कैटलिस्ट हमारी बॉडी में भी हैं, जैसे एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर है तो क्या कहलाएंगे, बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं, ये होते प्रोटीन ही है, ये मैं बता चुकी हूँ। पर एक दो एक्सेप्शंस है, जैसे राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल एज ए एंजाइम काम करने लग जाते हैं, जिन्हें राइबोजाइम बोला जाता है। बाकी जितने भी एंजाइम हो वो क्या है, प्रोटीन ही है। बस एक ही एग्जांपल है राइबोजाइम, जिसमें आरएनए एंजाइम की तरह काम करने लग जाता है। अच्छा, जब मैंने प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताई थी तो मैंने बताया था इसकी स्ट्रक्चर प्राइमरी भी मिलती है, सेकेंडरी भी मिलती है, टर्शियरी भी मिलती है ना। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, तो इसकी स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगी, टर्शियरी मिलेगी। और मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो एंजाइम रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, वो अपनी टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही काम करते हैं। यानी बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी है, टर्शियरी। याद आ रहा है ना सब कुछ। भाई ये क्या है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब ये खुद में ही कॉइल्ड हो जाती है तो क्या बनाती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो कि कैसी होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बच्चों आपको कुछ पॉकेट देखने को मिलती है, दिख रही है ना, पॉकेट है, जिसे क्लेफ्ट भी बोला जाता है बच्चों। और इसी क्लेफ्ट को क्या बोला जाता है, एक्टिव साइट, जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड कर जाते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिकल, जो केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट बोला जाता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इन पर एंजाइम पे एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं, ये पॉकेट ही है ना, इसे क्रेविस भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी थी। यहाँ पे एंजाइम की स्ट्रक्चर भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखने को मिलेगी। और जो एक्टिव आपकी स्ट्रक्चर है वो कौन सी मिलेगी, टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलेगी। यानी एंजाइम आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही काम करता है। भाई केमिस्ट्री में आप बहुत सारे कैटलिस्ट पढ़ते हैं ना। वो कैटलिस्ट क्या है, इनऑर्गेनिक होते हैं ना। अरे भाई मेटल्स ही तो हैं, मेटल्स ही होते हैं ना। तो डिफरेंस क्या है कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट में। भाई आप केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी मैं आपको कैटलिस्ट पढ़ा रही हूँ, पर ये हमारी बॉडी के कैटलिस्ट है, जिन्हें बायो कैटलिस्ट बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कैटलिस्ट होते हैं ना बच्चों, जो मेटल्स है, वो हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, हाई प्रेशर पे इजीली काम कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पर जो हमारी बॉडी के बायो कैटलिस्ट है, जिन्हें एंजाइम बोला जाता है, वो स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर पे ही काम करते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन बता देती हूँ बच्चों, जैसे आपका थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से जो हमें एंजाइम मिलते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर पर सस्टेन
रहते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर वो काम कर सकते हैं। यूजुअली हमारी बॉडी के जो एंजाइम है ना, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही काम करेंगे। भाई कांस्टेंट टेम्परेचर है 37, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे कर लो तो चलेगा, 40 से ज्यादा करोगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। पर एक्सेप्शन है थर्मोफिलिक एंजाइम, जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से मिलते हैं, वो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं बैक्टीरिया, है ना, हाई वाटर में रहते हैं, है ना, स्प्रिंग में रहते हैं, सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं, तो टेम्परेचर क्या है वहां का ज्यादा है, तो वो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर पाते हैं और इसमें काम कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर। जो केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं ना कैटालिस्ट, जैसे मेटल्स, वो हाई टेम्परेचर दे दोगे तो भी काम करेंगे, हाई प्रेशर दे दो तो भी काम करेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें सबस्ट्रेट लिए, उसको मैंने नीचे से क्या किया, गरम किया। गरम करने से क्या होता है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा टकराएंगे और जल्दी से मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरी रिएक्शन की रेट बढ़ गई, है ना, जल्दी से प्रोडक्ट मिल गए। और प्रेशर की बात बताऊं तो मैंने क्या किया, इतना बड़ा कंटेनर लिया, उसमें सबस्ट्रेट ले लिए, तो सबस्ट्रेट क्या है, धीरे धीरे एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। यही चीज मैंने क्या किया, कंटेनर छोटा ले लिया, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराएंगे और प्रोडक्ट जल्दी बना लेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाने कर, प्रेशर बढ़ाने कर मैंने प्रोडक्ट के नंबर इंक्रीज कर लिए। ठीक है, बात करें केमिकल रिएक्शन की। बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें दो तरीके के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो, ना तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो ना कोई नया बॉन्ड बने, तो क्या चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दूं, जैसे आइस को मैंने थोड़ा सा गर्म किया तो वाटर में कन्वर्ट, वाटर को थोड़ा सा गर्म किया तो किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी स्टेट ही तो चेंज हो रही है। भाई वाटर वाटर ही है, H2O ही है, कोई केमिकल बॉन्ड बन नहीं रहा, कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। क्लियर, क्लियर है ना भाई। आप देखते हो जब स्टेट ही चेंज होती है तो क्या है, वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज, आप केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखते हो, ऑर्गेनिक भी देखते हो, इनऑर्गेनिक भी देखते हो। उसमें क्या होता है, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, तभी तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये कैसी रहती है, इनरिवर्सिबल रहती है। पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इनरिवर्सिबल होगी। ये दो तरीके की होती है। कौन सी, आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके क्या देगा, बेरियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। इनरिवर्सिबल है, वापस बेरियम सल्फेट को आप बेरियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक की बात करें, जैसे आप आलू का पराठा खाते हैं, आलू की सब्जी खाते हैं, उसमें क्या है, स्टार्च है। अब अंदर डाइजेस्ट होता है, किस में ब्रेक होता है, माल्टोज में। माल्टोज फर्दर किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज में। तो ब्रेकडाउन हुआ ना, तो ये क्या है, आपका ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें आप वापस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार वो ग्लूकोज बन गया तो बन गया, हाँ दूसरे आलू के पराठे में जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो कैसी है ये, इनरिवर्सिबल है। क्लियर, क्लियर भाई। केमिकल चेंज में क्या होगा, नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके इनऑर्गेनिक में आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन देखी, और ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन देखी, जो कि कैसी है, इनरिवर्सिबल है। क्लियर, क्लियर। आपने क्या देखा, आपके कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट के बीच में डिफरेंस देखा। जो कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर सस्टेन कर पाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके बायो कैटलिस्ट रहेंगे उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पीएच चाहिए। क्लियर, क्लियर। आपने केमिकल रिएक्शन देख ली, फिजिकल रिएक्शन देख ली। अब हम बात करते हैं रेट की। ये तो बात हो गई ये सारी, है ना। रेट क्या होता है, भाई आप पढ़ रहे हो, ठीक है आप पढ़ रहे हो, पर आप एक घंटे में कितना टॉपिक कवर कर रहे हो, वो है आपका रेट, रेट ऑफ स्टडी। ठीक है, इफेक्टिव स्टडी वही होती है, भाई पढ़ रहे हो तो पढ़ने से क्या मतलब, आप कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हो वो मैटर करता है ना, है ना। तो रेट क्या होती है, किसी भी चीज के बनने को विद टाइम बताना इज योर रेट। ठीक है, द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट फॉर्म इन यूनिट टाइम। जैसे एक केमिकल रिएक्शन है, ए बी रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं।
क्लियर, ये सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितने टाइम में ए कम हो रहा है और सी बना रहा है, कितने टाइम में बी कम हो रहा है और सी बना रहा है, कितने टाइम में सी बन रहा है, इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। तुम्हें पता लग रहा है ना कितने टाइम में, विद टाइम देख रहे हो ना, माइनस dt देख रहे हो ना, तो ये क्या है, रेट बता रहा है। वेलोसिटी क्या है, अगर मुझे रिएक्शन की डायरेक्शन पता है कि हाँ ए बी इस डायरेक्शन में काम करेंगे और सी बनाएंगे, इतना टेम्परेचर इतना पीएच मिलेगा तो ये सी बना देंगे, तो ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। If the direction of reaction is defined, then it is possible to call the rate as velocity. क्लियर। और दोनों ही टाइप की रिएक्शन आपकी है ना, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, ये किससे इफेक्ट रहती है, टेम्परेचर से। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। एक कंटेनर है, उसमें सबस्ट्रेट बाइंड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। मैंने नीचे से हीट दे दी तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और जल्दी ही प्रोडक्ट बना देंगे। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे ये चीज नोट कर लेना कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स एंड हाफ। भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर कम करने पर कम होगी। क्लियर, रेट पता लग गया ना। विद टाइम किसी चीज को बताना, और वेलोसिटी क्या है, अगर मुझे रिएक्शन की डायरेक्शन पता है तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। भाई मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में हो रही है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ डिफाइन ही नहीं है, तो क्या कहलाएगी, रेट ही कहलाएगी। अगर उसकी डायरेक्शन पता है तो उसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करें कैटेलाइज और अनकैटेलाइज रिएक्शन की। भाई अनकैटेलाइज मतलब कोई एंजाइम बायो कैटेलिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है ना, बस ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही है। एग्जाम्पल लूं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड बना रहा है और क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, कितना बनाएगा, मान लो 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बना रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इसी रिएक्शन को जब मैं बायो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में करा दूं, एंजाइम की प्रेजेंस में करा दूं, तो क्या होगा, रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। कैसे, ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड ही बनाएगा। ठीक है, इसको मैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कराऊं, तो मुझे 6 लाख मॉलिक्यूल मिलते हैं बच्चों, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड। देख रहे हो कितनी बढ़ गई रिएक्शन की रेट। पर सेकेंड मुझे 6 लाख मिल रहे हैं, जहां पे मुझे 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, यहां मुझे पर सेकेंड 6 लाख मिल रहे हैं। तो रिएक्शन की रेट कितनी बढ़ गई, 10 लाख टाइम बढ़ गई बच्चों। भाई पर आर निकालोगे तो इंटू 60 कर दोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम कितने मिल रहे थे, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में 6 लाख मॉलिक्यूल्स मिले, कैटेलाइज हो गई और क्या हुआ, 10 लाख टाइम वो बढ़ गई। क्लियर। ये तो हुआ सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन की बात। हमारी बॉडी में मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस भी चलती हैं, होती है ना। एक तो हो गया बस आप जो केमिस्ट्री में करते हो सिंगल स्टेप, हमने सबस्ट्रेट लिया, एंजाइम की प्रेजेंस में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मल्टी स्टेप मतलब बहुत सारे स्टेप हैं और उसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व है और हर एक स्टेप स्पेसिफिक एंजाइम से कंट्रोल हो रहा है, उससे ही एंजाइम से ही कैटेलाइज हो रहा है, तो क्या कहलाएगी, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में भी होती है, बहुत सारी रिएक्शन चलती है, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन भी होती है, जो किससे कैटेलाइज होती है, एंजाइम से, जिन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप ग्लूकोज लेते हो, खाना खाते हो, राइट, खाना खाते हो है ना, ग्लूकोज लिया आपने। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है किसमें, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। ठीक है, मैंने पायरुविक एसिड बना दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं ना,
है ना। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या सिंगल स्टेप है? नहीं, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। 10 स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं और हर एक स्टेप स्पेसिफिक एंजाइम से ही कंट्रोल होता है। जैसे ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा किसमें? आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसके प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो स्पेसिफिक एंजाइम ही कंट्रोल करता है। कितनी स्टेप है? 10 स्टेप है। एंड में क्या बनता है? पायरूवेट। ठीक है। अब ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड क्या होता है? अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मैं एरोबिक कंडीशन की बात करूं, एरोबिक कंडीशन की बात करूं तो वहां पे क्या होता है बच्चों? ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको एनारोबिक कंडीशन दे दूं, एनारोबिक कंडीशन दे दूं, एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा बच्चों? जैसे मैं एग्जांपल लूं, वैसे तो मैं एक्सरसाइज करते नहीं, पर आज सुबह तुमने सोचा कि आज मैं रनिंग करूंगा, कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, शाम को आके तुम्हारे पैरों में दर्द होने लग जाता है, जिसे बोला जाता है मसल क्रैम्प। क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी मसल में क्या बना? लैक्टिक एसिड। क्या बना? लैक्टिक एसिड बना। भाई एनारोबिक कंडीशन मिली ना, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो। यूजुअली नहीं भागते, तुम्हारी मसल को आदत ही नहीं है, पर तुमने क्या किया? भागा भागा भागा। शाम को आके सडन तुम्हारी मसल में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, एनारोबिक कंडीशन की वजह से। हाँ, ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारी मसल में भी लैक्टिक एसिड नहीं बनने लग जाएगा और तुम उसके हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही पायरुविक एसिड तुमने क्या किया? यीस्ट को दे दिया और फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई, फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आपका जो पायरुविक एसिड है ये भी डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है बच्चों, बना रहा है ना, बना रहा है। तो मल्टी स्टेप जो आपकी रिएक्शंस रहती हैं उसमें क्या होगा? हर एक स्टेप स्पेसिफिक एंजाइम से ही कंट्रोल होगा और अलग अलग कंडीशन में क्या होगी? अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। यही क्या है? आपका मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन है, डिफरेंट एंजाइम से कैटेलाइज होती है, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे हम बात करें स्केलेटन मसल की, वहां पे क्या होगा? एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या होगा? एल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये आपको ये चीज दिखाई। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन मिली। क्लियर? समझ में आया? अभी आपने क्या क्या देखा? आपने देखा केमिकल रिएक्शन को, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिर आपने कैटेलाइज अनकैटेलाइज रिएक्शन देखी, फिर आपने सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन देखी। अब हम बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी की। देखो ये तो पता लग गया कि एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? चलो ये बताती हूं, इसको मैं एक ग्राफ से समझाती हूं बच्चों। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? प्रोग्रेस इन रिएक्शन। ठीक है, किस तरीके से सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। वाई एक्सिस क्या बता रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या होंगे? सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होंगे और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही है, यही है। ठीक है। अब हम बनाते हैं सबस्ट्रेट। मान लो ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट को ही तो कन्वर्ट करोगे। ठीक है। और यहाँ पे ये जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना बच्चों, तो एक स्टेट से गुजरता है। इस स्टेट को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ठीक है। ये अनस्टेबल रहती है ट्रांजिशन स्टेट आपकी, है ना। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट को जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ठीक है। तो ये क्या है? आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है। ये अनस्टेबल रहती है। ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बाइंड होने से रहती है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है।
कौन सी डिफरेंस? ये वाली ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट की एनर्जी डिफरेंस क्या बोली जाती है? एक्टिवेशन एनर्जी बोली जाती है। इसको क्या बोला जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैंने एंजाइम नहीं बताया कि एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बता सकती हूं, मान लो मैंने आज सबको बोला कि शाम को आपको पहाड़ी पे चढ़ना है, आज शाम को आपको पहाड़ी पे चढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आज शाम को तो मुझे ये टॉपिक करना था, मैं तो नहीं चढ़ सकता, अरे मेरे तो पैर में दर्द है, मैं नहीं चढ़ सकता। कुछ बच्चे बोलेंगे इस टाइम पे तो मैं ये करने वाला था, मुझे बाहर जाके ये काम करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, तो वो बच्चे पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे। तो बहुत कम बच्चे राजी हो पाएंगे ना पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। सही बात है ना, बहुत सारे बच्चे तो नहीं बोलेंगे। मैंने दूसरी कंडीशन रख दी कि चलो ठीक है, तुम पहाड़ी पे मत चढ़ो, तुम घर की छत पे ही हो या, तो सारे बच्चे राजी हो जाएंगे कि हाँ घर की छत पे ही तो जाना है, हाँ हम सब चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, दूसरी कंडीशन दे दी, मैंने तुम्हें एक्टिवेट कर दिया। मैंने क्या किया, एज एंजाइम काम किया और तुम्हें एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या होता है, कम हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। क्लियर हुई बात? ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। क्लियर हुई? भाई सब राजी नहीं हो पाएंगे पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, मैंने सिर्फ आपको बोला कि छत पे ही चढ़ना है, तो सब राजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस है, जो ये है इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ये जो कम एनर्जी है एंजाइम की प्रेजेंस में, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, आपकी इस एनर्जी को कम कर देता है, जिसे क्या बोला जाता है, एनर्जी बैरियर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एनर्जी बैरियर बोला जाएगा। क्लियर? या बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यहां पे ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां पे आपको यही चीज बताई गई है। वाई एक्सिस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, सबस्ट्रेट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस होता है, जो कि कैसा है, नोटिसेबल है। चलो, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ये भी समझ लो कैसे नोटिसेबल है। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होना, जब प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है तो रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक। जब प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है तो वो कहलाएगी एंडोथर्मिक। चलो ग्राफ से बताती हूं आपको। ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या बताता है, प्रोग्रेस बताता है इन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या बनाता है, एनर्जी बताता है। ठीक है, ये एनर्जी है। मान लो ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ठीक है, क्लियर? ये सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है ना, प्रोडक्ट एनर्जी में कम है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुई, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। भाई सबस्ट्रेट ने तो इतनी एनर्जी थी दी थी, प्रोडक्ट के पास इतनी सी एनर्जी है, कम हुई ना, तो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज हुई, एग्जिट हुई, क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोला समझ में आया? आया। दूसरी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जब आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट से, तो क्या कहलाएगी वो, एंडोथर्मिक। किस तरीके से, ये देखो, है ना, यहां पे आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये इसकी एनर्जी, ये इसकी एनर्जी, ठीक है, ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यहां प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, आपका प्रोडक्ट,
ठीक है, अब ये देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना सबस्ट्रेट से, है ना भाई, सबस्ट्रेट ने तो इतनी सी एनर्जी दी थी, प्रोडक्ट के पास इतनी ज्यादा एनर्जी, तो कहीं ना कहीं उसे इंटरनल सोर्स से एनर्जी मिली है ना, क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। एक्सो मीन्स रिलीज हुई है, प्रोडक्ट की कम है एनर्जी, एंडो मीन्स प्रोडक्ट की ज्यादा है, कहीं ना कहीं उसे इंटरनली कहीं से एनर्जी मिली है। क्लियर हुई, क्लियर हुई। अच्छा एक चीज, आपकी रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, चाहे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना तो ट्रांजिशन स्टेट आता ही आता है भाई, आएगा ही आएगा। अनस्टेबल है, छोटा सा ही आए, कम ही टाइम के लिए आए पर आएगा। ठीक है, और जो एनर्जी डिफरेंस होती है सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है सबस्ट्रेट, ये क्या है सबस्ट्रेट, और ये एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका क्या है ट्रांजिशन, ये क्या होगा आपका, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। क्लियर, ये आपकी क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है। क्लियर, क्लियर। और जो एंजाइम होता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। क्लियर, रिड्यूसिंग द एनर्जी बैरियर। समझ में आया, आया आया। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। भाई ये तो पता लग गया कि किस तरीके से सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, पर वो बाइंड कहाँ करता है, इसको भी एक डायग्राम से बता देती हूँ। मान लो ये आपका क्या है, एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम के पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट होती है, ठीक है, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट भी बना देते हैं, ये हमने सबस्ट्रेट बना लिया, ये क्या है सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है जो कि अनस्टेबल है, ये हमने बना लिया इस तरीके से। ठीक है, यहां पे हमने सबस्ट्रेट भी जोड़ लिया। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है जो कि अनस्टेबल रहता है। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए आती है। फिर हम देखें, अब जब एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। भाई सबस्ट्रेट ना एंजाइम में बहुत अच्छे से कोशिश करता है कि फिट हो जाए, फिट होके कुछ बॉन्ड ब्रेक भी हो जाते हैं और एंड में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट एंजाइम से अभी लगा ही रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से समझना है ना, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया, क्या कहलाएगा ये, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। क्लियर, क्लियर। भाई सबस्ट्रेट ने एंजाइम से बाइंड किया एक्टिव साइट पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर क्या हुआ, अच्छे से फिट हो गया, रिएक्शन होने लग गई, तो क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। अभी प्रोडक्ट जुड़ा हुआ ही है, फिर क्या होगा आपका, एंजाइम फ्री हो जाएगा और दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी है, आपका प्रोडक्ट रिलीज हो गया, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर हुई कि नेचर क्या रहता है, एक्टिव साइट रहती है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ट्रांजिशन स्टेट में होता है, अनस्टेबल रहता है, ये एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन बना लेगा, एंड में प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम रिलीज हो जाता है वापस एक्टिविटी के लिए। क्लियर, आपको यही बताया गया है, जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है जो कि अनस्टेबल होती है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, बन चुका है ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आई, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल रहती है और इस तरीके से हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो समझ में आया,
अभी हमने क्या देखा, नेचर देखा कि कहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड होता है। भाई वो कोशिश करता है फिट हो जाए, फिर क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट एंजाइम एसोसिएशन, फिर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा। समझ में आया? तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन ऑफ एंजाइम देखा कि कैसे वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। हमने सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन देखी, हमने एंजाइम एक्टिविटी को देखा और नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन देखा। क्लियर हो गया? भाई बहुत सिंपल सी कहानी है, जब बायो कैटलिस्ट एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है, ऑलमोस्ट 10 लाख टाइम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मल्टी स्टेप बहुत सारी स्टेप रहेंगी, एंजाइम से कंट्रोल रहती है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर डू एंजाइम मॉलिक्यूल्स गेट डैमेज। एंजाइम की बात हो रही है, कैटलिस्ट की बात नहीं हो रही। एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है, हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है 37, तो अराउंड 40 तक ये अच्छे से काम करेंगे, मोर देन 40 पे ये डैमेज होने लग जाते हैं। तो आंसर इज above 40. Clear? Next question, when the substrate binds to the active site of enzyme, a new structure of substrate is formed. है ना, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कौन सी स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द पॉकेट और कैविटी वेयर द सबस्ट्रेट्स आर अरेंज। बिल्कुल सही बात है, क्लेफ्ट होती है ना, पॉकेट होती है, जिसे क्या बोला जाता है, एक्टिव साइट, और इसी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स हेल्प इन easy conversion of substrate to product by reducing the energy barrier। सही बात है ना, वो पहाड़ को छोटा कर देता है। ठीक है ना, सब घर की छत पे चले जाओगे, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने एंजाइम एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन आपके कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।